हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग आज एक नया यूनिट का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्माण कार्यों का भुगतान। ठीक है, जिसका क्या नाम है? निर्माण कार्यों का भुगतान। तो भुगतान का मतलब क्या होता है? भुगतान का मतलब क्या होता है? किसी को पे करना। तो भाई किसी को कोई पे करेगा तो क्या पे करेगा? काम के बदले उसका पैसा। काम कोई करेगा तो उसके बदले में क्या होगा? उसको मनी देगा, पे करेगा। तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा? उसका जो ऑथराइज होता है पर्सन, उसके पास उसका अधिकार होता है। उस अधिकार की बात करें PWD, तो वहाँ पे अधिशासी अभियंता होता है, या अगर अधिशासी अभियंता नहीं है तो खंड अधिकारी के पास होता है। अब भुगतान के लिए मनोनीत जो अधिकारी होता है उसको हम लोग DTO बोलते हैं, जिसको वितरण अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो निर्माण विभाग में ठेकेदारों तथा सप्लायरों का भुगतान करने के अधिकार अधिशासी अभियंता को या खंड अधिकारी के पास होता है बेसिकली। तो भुगतान किसका होगा भाई? कार्य निर्माण, जो भी निर्माण कार्य हो उसी का तो भुगतान होगा उसके बदले में। फिर बात आती है कि सर इसमें एक टर्म आता है उपस्थिति नामावली या मास्टर रोल। इस क्या होता है? मास्टर रोल एक्चुअली में होता क्या है कि विभाग द्वारा, देखो सबसे बेसिकली बात है, मास्टर रोल होता क्या है? उपस्थिति, रजिस्टर बिल तथा भुगतान चिट्ठा तीनों का कार्य करता है। याद रखना, जो मास्टर रोल होता है आपका, वह उपस्थिति, रजिस्टर बिल तथा भुगतान चिट्ठा तीनों का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विभाग द्वारा दिहाड़ी, दिहाड़ी का मतलब जो दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक पर रखे गए श्रमिकों की उपस्थिति, मजदूरी तथा कार्य प्रगति का लेखा मास्टर रोल प्रपत्र 21 पर रखा जाता है। अगर आपसे पूछे कि किस प्रपत्र पे, तो आपको प्रपत्र उसमें कंसीडर करना पड़ेगा प्रपत्र 21, जिसका फॉर्मेट आपकी बुक में दिया हुआ उसी फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। प्रपत्र 21 रखा जाता है। यह प्रपत्र मैंने बता ही दिया है, उपस्थिति, रजिस्टर बिल तथा भुगतान चिट्ठा के तीनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दैनिक मजदूरी पर रखे गए श्रमिकों को आवश्यक निर्माण सामग्री विभाग द्वारा दी जाती है, जैसा कि सबको पता है। कार्य निर्माण के अंतर्गत मास्टर रोल एक मूल अभिलेख माना जाता है। अतः इस ठीक रूप से अतः इसको ठीक रूप से तैयार किया जाता है। ध्यान देना, इसको ठीक रूप से तैयार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप फर्जी नहीं करोगे। अगर आप फर्जी तैयार करते हो तो आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब फर्जी या मास्टर रोल जब भी हम भुगतान करने बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास्टर रोल कभी भी दो पंक्तियों में नहीं बनाया जाता है। पंक्तियों नहीं, प्रतियों में नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसका एक सिर्फ खाली एक ही प्रति होता है। ठीक है, और कभी भी इस पर ओवर राइटिंग जैसा केसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवर राइटिंग बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इन सब प्रविष्टियों पे। ठीक है, तभी आता है कि मास्टर रोल को भरने के जो क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो इसका नियम में 2 4 5 6 पॉइंट हैं, उसको कंसिडर करना है। जैसे कि पहला प्रपत्र, तो आपको मैंने बताया था ऊपर, ये बताया कि प्रपत्र जो मास्टर रोल होता है वो आपके प्रपत्र 21 पर बनाया जाता है। ठीक है, जो मास्टर रोल होता है वो किस पर बनाया जाता है? प्रपत्र 21 पर बनाया जाता है। कार्य जो होता है, मास्टर रोल के ऊपर खंड तथा कार्य का पूरा नाम लाल स्याही से क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। कार्य जो भी कार्य हो सकता है, कार्य जो भी रिलेटेड होगा निर्माण कार्य से। नामावली, नामावली का मतलब यहाँ पे जो आप मास्टर कर रहे हो, ठीक है, उपस्थिति जो लगा रहे हो आप, किसके यहाँ पे लगाओगे? तो प्रपत्रों पर श्रमिकों के नाम उनके वर्ग के अनुसार जैसे एक क्रम में लिखना होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहें कि अगर कोई मैसन वर्क काम कर रहा है तो मैसन का नाम होना चाहिए एक साथ, मैसन पूरे मैसन का एक साथ, लोहारों का एक साथ। ठीक है, किसी भी निर्माण कार्य में। फिर उपस्थिति, उपस्थिति आपको श्रमिक की दैनिक उपस्थिति ले जाती है पर डे, यानी जो भी लोग श्रमिक आते हैं उनका इस मास्टर रोल पर क्या करती है? प्रेजेंटी लगाई जाती है। फिर होती है अवधि। मास्टर रोल की आवश्यकता अनुसार प्रति माह या 15 दिन अथवा कार्य के समाप्त होने पर इससे पूर्व बंद करके पारित तथा भुगतान के लिए उपखंड अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है प्रविष्टियाँ। ठीक है, मास्टर रोल कभी भी दो प्रतियों में नहीं बनाया जाता है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई ऐसा करता है या फिर गलत फर्जी बनाता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो मास्टर रोल कभी भी दो प्रतियों में नहीं बनाया जाता है। ठीक है, यह एक मूल अभिलेख है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था।
तथा इस पर ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए, या कोई चीज़ आप साइन किए तो दोबारा साइन उस पर अंडर मतलब ओवरराइटिंग नहीं करना है, आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है, एक बार एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है एक ही बार, ठीक। और न ही अनुपस्थिति को मिटा करके उपस्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। फिर देय मजदूरी की गणना या फिर ऐसे ही कार्य विवरण, निरीक्षण, स्वीकृति, भुगतान न की गई मजदूरी, सारा कुछ क्या करते हैं पॉइंट में कंसीडर करना पड़ता है। कब? जब हम मास्टर रोल भरते हैं तब, ठीक है। फिर सर मास्टर रोल में क्या अनियमितताएँ होती हैं? कॉमन इरेगुलरिटीज़ इन मास्टर रोल। तो जब हम मास्टर रोल बनाते हैं तो क्या क्या हमको अनियमितताएँ मिल जाती हैं? तो पहला अनियमितता है कि मास्टर रोल पर ऊपरी लिखित कटिंग मिटाई गई प्रविष्टियों का पाया जाना। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं भी ओवर राइटिंग या फिर कटिंग नहीं होना चाहिए, जो जनरली यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर बताया था बेसिकली आपको कि श्रमिकों का नाम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? श्रमिकों का नाम जो होना चाहिए आपके वर्गानुसार होना चाहिए। वर्गानुसार का मतलब ये होता है कि एक वर्ग में पढ़ने वाले सभी नाम एक क्रम में ही लिखने चाहिए, जैसे सभी मेसन एक क्रम में तथा सभी लोहार एक क्रम में, ठीक है। स्टार्टिंग में बताया था जब हम प्रविष्टियाँ भर रहे, जब मास्टर रोल भर रहे थे तो वहाँ भी हमने बताया था, ठीक है। अच्छा फिर मैंने नेक्स्ट बता दिया कि मास्टर रोल पर ऊपरी लिखित कभी भी क्या होना है, लिखित ऊपरी लिखित या राइटिंग जो बोलते हैं, या कटिंग मिटाई गई प्रविष्टियाँ का पाया जाना भी ये क्या है, एक अनियमितता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शुद्धियों पर अवर अभियंता के दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर न होना। तो जो अवर अभियंता होते हैं उनका जो साइन होना चाहिए वो प्रॉपर ना होना, ठीक है। अगर साइन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो मास्टर रोल है वो इनकम्प्लीट भी माना जाएगा और वो एक रूप से क्या है, इरेगुलरिटीज़ है, ठीक है। फिर आता है उपखंड कार्यालय से मास्टर रोल की रकम प्राप्त जाने पर तुरंत श्रमिकों को भुगतान करने का व्यवस्था न करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, भुगतान तुरंत कर जाता है लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाता है तो नहीं कर पाते हैं लोग। एक प्रकार का ये भी क्या है, मास्टर रोल में समान अनियमितता है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट पॉइंट है कि स्वीकृति प्राप्त किए बगैर मास्टर रोल पर कार्य कराना भी एक गंभीर अनियमितता मानी जाती है, ठीक है। स्वीकृति प्राप्त किए बगैर मास्टर रोल पर कार्य कराना क्या होता है, एक गंभीर अनियमितता मानी जाती है जनरली, ठीक है। तो आपको ध्यान देना यही है कि भैया जो मास्टर रोल होता है वो बेसिकली उपस्थिति और जो भी बिल वगैरह होते हैं इनको क्या करते हैं, या भुगतान चिट्ठा तीनों के लिए कार्य होता है। तो आप उपस्थिति भी कर सकते हो किसी श्रमिक का, या फिर भुगतान कर रहे हो तो भी कर सकते हो। तो इसका कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मास्टर रोल से आप क्या समझते हैं और क्या क्या इसके समान अनियमितताएँ हैं, तो आप इसको अच्छे से बता ले जाना, ठीक है। फिर एक टर्म आता है छोटा सा, कार्य प्रभारित स्थापना। क्या आता है, कार्य प्रभारित स्थापना, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि विभाग के ऐसे कर्मचारी जो किसी कार्य विशेष की निर्माण अवधि तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, अस्थायी नहीं, पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, कार्य प्रभारित कर्मचारी कहते हैं, ठीक है। और कार्य प्रभारित स्थापना के कर्मचारियों की सेवाएं कार्य पूर्ण होने पर अथवा नियुक्ति पत्र में दी गई अवधि पर स्वयं ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। यानी जितने ड्यूरेशन करेगा वो क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ड्यूरेशन का समाप्त होने के बाद उनको जॉब से क्या होता है, निकाला भी जा सकता है। तो कार्य संतोष न पाए जाने पर ऐसे कर्मचारी को क्या करते हैं, किसी भी समय नौकरी से निकाला जा सकता है, ठीक है। और कार्य प्रभारित स्थापना के अंतर्गत बहुत कुछ आता है, जैसे आपका फोरमैन होते हैं, सर्वेयर होते हैं, वर्क मिस्त्री होते हैं, मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, पेंटर होते हैं इत्यादि, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ओके, कार्य प्रभारित स्थापना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी छोटा सा यूनिट था जो जनरल एग्ज़ाम से आपके मास्टर रोल से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको अच्छे तरह से क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है।
कोई दिक्कत अगर होता है तो आपके पास बुक भी है, आप वहाँ से स्टडी कर लेंगे। नहीं तो मैं जो नोट्स आपको भेजा हूँ ग्रुप में, उस ग्रुप में जा कर के अच्छे से स्टडी करिएगा और क्या करिएगा, अच्छे से स्टडी करने के बाद से इसको आप देन फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने ग्रुप में कैसे भी करना चाहें। जैसे बच्चों को जो जिनको नहीं मिल पा रहा है उनके पास उनको भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो क्या करें, पढ़ सकें। क्योंकि नोट्स बड़ा बनाना CMD का थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि थोड़ा लेसन ज़्यादा है। तो प्रयास ये करो कि एक जितना शॉर्ट वे में इसको अच्छे से कवर कर सकूँ और बढ़िया अच्छी तरह से, वही सही होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक यूनिट बनता है जो कभी कभार टिप्पणी लिखने के लिए पूछ देता है, और इस CMD का सबसे लास्ट यूनिट होगा रेलवे तथा सड़क परिवहन संबंधी कार्य, ठीक है, रेलवे परिवहन तथा सड़क परिवहन संबंधी कार्य। तो इसका बेसिकली आपको पता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है जनरली अगर देखा जाए तो काफ़ी वे में होता है। जैसे आप वाटर भी कर सकते हो, रोडवेज भी कर सकते हो, रेलवेज भी। लेकिन हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं एज पर सिलेबस या एज पर यूनिट रेलवे तथा सड़क, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो रेलवे होता है वो काफ़ी लंबा दूरी अगर तय करना हो और हैवी थिंग्स मटेरियल को लाना हो तो क्या करते हैं, रेलवे को जनरली यूज़ करते हैं। और सड़क परिवहन में क्या होता है कि जनरली हम जो हल्के वेट के होते हैं या फिर कम दूरी तय करना होता है, जनरली हम इस पर क्या करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हम जब बात कर देंगे यहाँ रेलवे, तो जब आपको बताएंगे इसमें हम सारे टर्म को समझेंगे कि रेलवे में जितने भी माल गुड्स वगैरह हम जो ऑर्डर करते हैं आता है तो उसमें क्या क्या निर्देश का पालन करना पड़ता है, ठीक है। इस सारे कुछ उसमें हम लोग कंसीडर करते रहते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है कि एक्चुअली में माल या गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, माल भाड़ा क्या होता है, माल प्रेषक कौन होते हैं, या माल प्राप्तकर्ता क्या होते हैं, विलम्ब शुल्क क्या होता है। कभी कभार एग्ज़ाम में आपके छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में इसको क्या करते हैं, पूछा जाता है, ठीक। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ टिप्पणी के तौर पर क्वेश्चन बन सकता है कि इन सब पर छोटे छोटे टॉपिक पर आप क्या करो, टिप्पणी लिखो। जैसा कि बोल देगा माल भाड़ा क्या होता है, माल प्रेषक कौन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि रेलवे के थ्रू एक मालगाड़ी भी होती है जिसमें सिर्फ ओनली सामानों का ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। सामान में कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, अनाज, चावल, ठीक है, फिर सीमेंट, कोयला, एनीथिंग, ठीक है। जो क्या करता है वन प्लेस टू अदर प्लेस को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जितने भी आपके जनरली कंसिडर किए जाते हैं आपके इस तरह के, वो जनरली किस में आते हैं, क्या आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं रेलवे के। तो बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे अगले यूनिट में। तो जब भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग आगे नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो लास्ट यूनिट होगा जिसका नाम है रेलवे तथा सड़क परिवहन संबंधी कार्य, ठीक है। ओके, थैंक यू।